हेलो 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 एवरीवन। एक बार फिर एडू भारत गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हेलो अरेन्स, कंप्लीट हेलो अरेन्स इन अ सिंगल वीडियो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेन्स ऑल्सो। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सारी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। हेलोअरीन्स पढ़ने के लिए, हेलोअरीन्स सीखने के लिए, हेलोअरीन्स देखने के लिए आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कैसे प्रिपेयर करते हैं और किस तरह से हेलोअरीन्स रिएक्शंस करते हैं, दैट इज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ हैलोबेंजीन। जो बेंजीन रिंग है हमारा, यानी कि अरीन्स जो हम पढ़ते हैं, अरीन्स के हेलो अरीन्स बनाते हैं, तो यहाँ पे अरीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो स्पेशली बेंजीन पढ़ा जाता है। और बेंजीन का हैलोजिनेशन हम करते हैं, यानी कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं, तो हैलोबेंजीन का प्रिपरेशन हो जाता है। ये बात समझेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, बेंजीन पे हमें क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूशन चाहिए, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ये हमारा बेंजीन रिंग रहा और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन कराई जाती है, ये लुइस एसिड की प्रेजेंस में कराई जाती है, एनहाइड्रस लुइस एसिड। लुइस एसिड यहाँ पे AlCl3 लेते हैं, FeCl3 भी ले सकते हैं। रिएक्शन डार्क में होती है, रूम टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे डार्क में रिएक्शन होती है। क्लोरोबेंजीन मिलता है, क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस। ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, जो ये रिएक्शन है, यहां इसके साथ साथ एक रिएक्शन बता दूं मैं आपको, जो हम हेलो एल्केन प्रिपेयर करते थे, हेलो एल्केन इस मेथड से, तो हेलो एल्केन में क्या करते थे, हेलो एल्केन में भी डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराते थे एल्केन का इस तरह से। लेकिन ये जो हैलोजिनेशन होता था, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता था। ठीक है, यहां जो रिएक्शन है वो डार्क में कराई जाती है। ठीक है, ये जो रिएक्शन थी, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती थी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये बात समझ में आनी चाहिए, तो रिएक्शन में फर्क समझ आएगा, तो रिएक्शन को ध्यान करने में, याद करने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ लेंगे जब ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगी। लेकिन यहां पे समझने की जरूरत है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन शॉर्ट EAS कहते हैं। इसकी अलग से मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की अलग से मैकेनिज्म भी अलग से मैकेनिज्म की वीडियो भी मैंने यहाँ पे बना रखी है, चैनल पे डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमको डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करके हम क्या ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, हैलोबेंजीन बना लेते हैं। ठीक है जी, अब यहां पे बनाया हमने क्लोरोबेंजीन। अगर हमने ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन के लिए यहां पे हमने ब्रोमीन लेना होगा, और यहां पे AlBr3 या FeBr3 सिंपल रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन यहां पे देख लो आप, ये हमारा बेंजीन रिंग रहा। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ कराएंगे, एनहाइड्रस लुइस एसिड, सेम सॉरी, यहाँ पे जो लुइस एसिड होगा वो AbR3 होगा, AlBr3। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ब्रोमो बेंजीन मिलेगा। और क्या चाहिए हमको, क्लोरोबेंजीन मिल गया, ब्रोमोबेंजीन मिल गया, हमको आइडोबेंजीन चाहिए। अब देखो, आइडोबेंजीन में यहाँ पे समझो आप, ये हमारे पास बेंजीन, इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, तो इसमें क्या क्या बनता है पहले ये देख लेते हैं। ये रहा आइडोबेंजीन, और यहाँ पे जो HI बना,
ये HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये बात आपको, जब हम एल्काइल आयोडाइड बनाते थे वहां पे भी ये प्रॉब्लम फेस करते थे। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जो आयोडोबेंजीन है इसको वापस हमारा बेंजीन और I2 में, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता हमारा। तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस में आयोडोबेंजीन का प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाने के लिए, यानी कि यील्ड बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे लेना है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पे है वो ये है हमारा HiO3। HNO3 भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, HI को वापस I2 में कन्वर्ट कर देता है। ये I2 हमारा बना। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है। मतलब कहने का ये हुआ, क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हमको मिल गया, ब्रोमोबेंजीन डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हमको मिल गया, आइडोबेंजीन डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हमको मिल गया। अभी बारी आती है फ्लोरोबेंजीन की। फ्लोरोबेंजीन भाई डायरेक्ट हैलोजिनेशन से कैसे बनाता है फ्लोरोबेंजीन? तो याद रखेंगे कि फ्लोरोबेंजीन को इस तरह से हम नहीं बना सकते, क्योंकि जब फ्लोरीन की रिएक्शन, आयोडीन की जगह फ्लोरीन हमने लेना पड़ेगा, तो फ्लोरीन की रिएक्शन जब बेंजीन के साथ कराते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है वायलेंट रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। तो इसलिए ये रिएक्शन कराना पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन से आइडोबेंजीन हमें मिल जाता है, ब्रोमोबेंजीन हमें मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, फ्लोरोबेंजीन नहीं मिल पाता। बात समझ में आ गई? उसके लिए कोई ऑल्टरनेट मेथड हम ढूंढेंगे, वो हमको आगे मिलेगा। यहां पे फ्लोरोबेंजीन हम बना लेंगे। अब इसके बाद है साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन, देखो साइड चेन का मतलब है हमारे पास एल्काइल बेंजीन होगा, समझना रिएक्शन इंपोर्टेंट है। ये CH3, यानी कि ये हो गया हमारा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन कहो या टोलुइन कहो, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ जब साइड चेन हैलोजिनेशन करते हैं तो यहां पे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। याद रखेंगे ये जो रिएक्शन यहां पे हुई है ये रिएक्शन डार्क में हुई है, ये बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये साइड चेन हैलोजिनेशन है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। दोनों फर्क समझाऊंगा आपको, समझना। ये भी अच्छी बात है केमिस्ट्री की, इस चैप्टर की, एरीन्स की। तो यहां पे हमें मिला CH2Cl। अगर एक्सेस में क्लोरीन लेते हैं तो ये यहां जितने भी हाइड्रोजन है सबको सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे अगर हमने टोलुइन की यही रिएक्शन, टोलुइन की यही रिएक्शन क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ डार्क में अगर करा दी तो यहां पे साइड चेन क्लोरीनेशन ना होके रिंग में सब्स्टिट्यूशन होता है और हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलते हैं। ऑर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है, ये भी समझेंगे। बाकी आप समझ लो मिथाइल के एडजेसेंट कार्बन पे है तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ऑर्थो प्रोडक्ट है, ऑर्थो। बात समझ में आई? तो ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। आपको कब रिंग में सब्स्टिट्यूशन चाहिए, कब साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन चाहिए, जो आपकी रिएक्शन की कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं और वहां प्रोडक्ट में आपको फर्क मिल जाता है, यानी कि प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है जो मैंने आपको पीछे बताई, ये वाली मैकेनिज्म जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी मैं ये बात आपको पीछे ही बता के आया हूं। ये वाली जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू रिएक्शन जाती है, यहां फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो अगर एक रिएक्शन और देख लेते हैं, अगर आपके पास साइड चेन में मिथाइल ना होके कोई इस तरह का ग्रुप है,
ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल, कोई भी एक्सेप्ट मिथाइल एल्काइल ग्रुप है। इस बार इसमें 2 कार्बन है। इसकी रिएक्शन अगर हम Cl2 के साथ कराते हैं, क्लोरीनेशन हम करा रहे हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन हमने कराना है, तो साइड चेन क्लोरीनेशन कराएंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे। मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां पे होती है, फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ध्यान देना आप, जो मेजर प्रोडक्ट बेटा मिलेगा वो जो कार्बन बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच्ड है वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोजन को वहां हैलोजन जाके सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहां इसी में मैंने 3 रिएक्शन आपको बताई हैं। ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन और ये जो रिएक्शन है, ये दोनों सेम रिएक्शन है, मतलब सेम पैटर्न पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाने वाली रिएक्शन है। कंडीशंस आर सेम, बट यहां अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहां पे कंडीशन जैसे ही हमने चेंज कर दी है, जो सब्स्टिट्यूशन है वो साइड चेन में ना हो के रिंग में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी। आई बात समझ? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये वाली बात होगी। इसके बाद दूसरा मेथड आता है, डाइअजोनियम सॉल्ट से हम क्या बनाते हैं? हैलोबेंजीन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। जो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या करते हैं देख लो आप। यहां पे बेटा लेते हैं हम एनिलीन, ये हुआ हमारा एनिलीन। बेंजीन रिंग पे NH2 होता है तो एनिलीन बोलते हैं, ये एनिलीन रहा। इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। ध्यान देना, देखो नाइट्रस एसिड HNO2 होता है, ये क्या है? ये नाइट्रस एसिड है। अब नाइट्रस एसिड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन अगर हम HNO2 को हम क्या नहीं कर सकते, HNO2 को होल्ड नहीं कर सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे। तो इसलिए जब भी HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड हमको यूज करना होता रिएक्शन में, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको ड्यूरिंग द रिएक्शन ही प्रिपेयर करते हैं। देखो कैसे। तो HNO2 प्रिपेयर करने के लिए यहां पे NaNO2 और HCl का मिक्सचर हम लेते हैं। ये हमने नाइट्रस एसिड प्रिपरेशन के लिए लिया है। ठीक है, HNO2 इस फॉर्म में ना लेके इस फॉर्म में लिया। रिएक्शन जो करते हैं, रिएक्शन जो कराते हैं वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, इस टेम्परेचर पे। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन ना करा के नाइट्रस एसिड को ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। बात समझ में आ गई? क्या बनता है यहां पे? ये बनता है डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट कैसा होता है भाई? यहां पे प्लस, इस एन पे कुछ नहीं, और यहां माइनस। इसका नाम हो गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो ये क्लोराइड है ना, क्लोराइड। इन शॉर्ट इसको हम BDC कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। ये जो प्रोसेस है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन का, इसको हम क्या कहते हैं? डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना, यही डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये डाइजोनियम सॉल्ट है। इसके प्रिपरेशन के मेथड को डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको हम यूज करेंगे फर्दर टू प्रिपेयर हैलो बेंजीन। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो सैंडमेयर रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है जी, सैंडमेयर रिएक्शन को समझो। जो डाइजोनियम सॉल्ट है जो हमने प्रिपेयर कर लिया, इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ करानी है जी? क्या बनाना है हमने? सपोज क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे और यहां पे लेंगे Cu2Cl2। ये हुआ हमारा क्यूप्रस क्लोराइड।
HCl के साथ। ठीक है, ये सैंडवेयर रिएक्शन हो रही है आपकी। यहां पे क्या बनेगा जी आपका, यहां पे बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और क्या बनेगा, और बनेगा जी आपका नाइट्रोजन। ठीक है, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। यहीं पे हमने क्या करना है, ब्रोमोबेंजीन तैयार करना है। तो उसके लिए क्या करें भाई, उसके लिए यहां पे HBr ले लेंगे, HCl की जगह HBr, और Cu2Cl2 की जगह Cu2Br2, क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr। ठीक है, क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिला। वहां भी HCl मिलेगा। ठीक है, यहां भी लिख दो HCl, यहां भी मिला HCl। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड विद HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड विल विद HBr। ठीक है, क्लोरोबेंजीन मिला, ब्रोमोबेंजीन मिला, मिल गया। ये जो दोनों रिएक्शन है, यहां हेलोअरीन में बात कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को इस मेथड से प्रिपेयर करने पे जो रिएक्शन हमने यूज किए हैं, ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ये सैंडमेयर रिएक्शन है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आने वाली है उसमें यहां चेंज होगा। देखो, इस रिएक्शन का नाम होता है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में क्या है और सैंडमेयर रिएक्शन में क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl लिया, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ HBr लिया। गैटरमैन रिएक्शन अगर करानी है, पहले लिख लेते हैं फिर फर्क समझ लेंगे। दोनों में बहुत लिटिल बिल सा डिफरेंस है, फर्क है, लेकिन वो फर्क हमको आना चाहिए। ठीक है, यहां पे जो रिएक्शन कराते हैं ये कॉपर पाउडर और HCl के साथ कराते हैं। यहां पे डायजोनियम सॉल्ट, कॉपर पाउडर, HBr। ठीक है जी, यहां क्या लिया हुआ है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहां पे मिलेगा क्लोरोबेंजीन, यहां पे मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो सैंडमैन रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में फर्क समझ आ गया। ये गैटरमैन रिएक्शन कॉपर पाउडर वाली, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस हैलाइड कह दो कॉमनली, तो ये होगी हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। यहां पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है जी, इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। किससे, डायजोनियम सॉल्ट से। तो डायजोनियम सॉल्ट, क्योंकि क्लोरोबेंजीन बना लिया हमने डायजोनियम सॉल्ट से, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, सैंडमेयर रिएक्शन भी सीख ली, गैटरमैन रिएक्शन भी सीख ली। आयोडोबेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, सॉरी आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करते हैं डायजोनियम सॉल्ट से। ये बेटा रहा आपका डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आपको KI के साथ करानी है बस, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको आयोडोबेंजीन दे देगा। बहुत आसान सी रिएक्शन है ये हो गई रिएक्शन, ये बना आपका आयोडोबेंजीन। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, करानी है। अभी आपका क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन मिल गया, ब्रोमोबेंजीन मिल गया, आयोडोबेंजीन मिल गया। अभी फ्लोरोबेंजीन की, फ्लोरोबेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। उसके लिए मेथड ये है, रिएक्शन का नाम पाल्ज शीमैन रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना है डायजोनियम सॉल्ट से। ठीक है, देखो कैसे बेटा, जो डायजोनियम सॉल्ट है, ये डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप पहले किसके साथ करा दो, HbF4 के साथ करा दो, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो ये जो आपका डायजोनियम सॉल्ट है ये चेंज हो जाएगा। ये कौन सा बनेगा सर, ये बनेगा बेटा, यहां पे Cl माइनस की जगह आ जाएगा BF4 माइनस। अब इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट।
बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसको केवल आपको हीट करना है। हीट करेंगे तो ये कन्वर्जन में बहुत या जरूरत पड़ेगी इनकी सबकी रिएक्शंस की, आपको ध्यान रखना, ठीक है। हीट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा सर, फ्लोरोबेंजीन। ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट बनाना आना चाहिए। एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे डायजोनियम सॉल्ट बन गया। डायजोनियम सॉल्ट से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, आइडोबेंजीन बना सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। चारों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट हैलोजनेशन में आपको फ्लोरोबेंजीन नहीं मिल पाया था क्योंकि वहां रिएक्शन आपकी वायलेंट हो जाती थी, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाती थी। इसके बाद तो ये मेथड आपको समझ में आ गए प्रिपरेशन के। इसके बाद जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन्स। ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो आप। रिएक्टिविटी, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक है जी। अब जो हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स हैं, यहां देखो आप, ये कोई हैलो एल्केन है और ये हमारे पास रहा हैलो एरीन। ठीक है, हैलो एरीन। अब इन दोनों में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला, ये वाला, इनकी जो रिएक्टिविटी है उसमें कंपैरिजन हमें करना है। ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसकी रिएक्शन पढ़नी है। तो इसकी रिएक्शन जो टोटली डिपेंडेंट होंगी वो किस पे होंगी, कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड बना है उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, यानी कि जो वो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है, और दोनों में कंपैरिजन हमने करना है। उसी के हिसाब से यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेंगे। इसकी रिएक्शन अगर आपको याद हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था, बहुत अच्छे से देता था, जिसमें हमने SN2, SN1 और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हमने उसके आगे पढ़ी थी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। बात है इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी कितनी है इसके कंपैरिजन में, और वो किस तरह की रिएक्शन देता है। देखो, बॉन्ड यहां पे पोलैरिटी थी, यानी कि चार्ज डेवलप होते थे, यहां पे पोलैरिटी है, लेकिन बस ये बात ध्यान रख लो आप, उसका रीजन ढूंढ लेंगे हम कि यहां पे जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी भी बहुत ज्यादा हाई नहीं थी। आपको अगर ध्यान हो तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते थे तो हम कहते थे कि ये बॉन्ड पोलर तो है, लेकिन इसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है कि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाए। वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं थी हैलो एल्केन्स की। अब जो हैलो अरीन्स हैं यहां भी बॉन्ड की पोलैरिटी है, लेकिन जो आपका हैलो एल्केन का बॉन्ड है उससे पोलैरिटी यहां और कम है। ठीक है, ये पॉलर है, उतना पॉलर नहीं है, लेकिन ये उससे भी कम पॉलर है। समझ में आई बात? उसका रीजन अब ढूंढते हैं। ठीक है जी, तो पहला रीजन है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हुए हैं जिससे कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं देखनी पड़े चीजें। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये समझ लें आप। अब इसकी जरूरत हमको आगे ही पड़ेगी, ध्यान दो। जब ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से। ठीक है, और वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डिलोकलाइज हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती हैं। अब आप देख लो, ये बॉन्ड टूट जाएगा पहला वाला या नेगेटिव, फिर ये बॉन्ड टूटेगा। तो जब बॉन्ड टूटता है तो जहां टेल होता है बॉन्ड का वहां पे पॉजिटिव, और जहां हेड होता है वहां पे नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं, ये बना, और ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव टेल की साइड, हेड की साइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, ये बना, ये नेगेटिव। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करेंगे,
ठीक है, एक बात नोट करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। क्या अच्छे से नोट करनी है बात? अच्छे से बात ये नोट करनी है कि जब हम क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहां पे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, जो बाकी दो पोजीशन है वहां पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है। ये बात तो हुई, आगे जरूरत पड़ेगी इस बात की। अब बात करते हैं कि जो सर बेंजीन और हैलोजन के बीच बॉन्ड बना है, बेंजीन के कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड बना है, वहां पे जो बॉन्ड की रिएक्टिविटी है उसके बारे में बात करें सर। उसके बारे में बात यह है बेटा, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं हम, तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे कि कार्बन और हैलोजन के बीच में समवॉट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है हेलो एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। हेलो एल्केन्स में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, वहां पे प्योर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो रेजोनेंस क्या करता है? इस बॉन्ड को स्टेबलाइज करता है। बात समझ में आई? एक रीजन। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन ऑफ सी एक्स बॉन्ड। देखो, जब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हेलो एल्केन में जो हैलोजन अटैच होता है जिस कार्बन से, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर यही बॉन्ड की बात करें हेलो एरीन में, जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ आपका? हैलोजन लगा हुआ, तो इस बॉन्ड, इस कार्बन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां इस कार्बन पे जो p कैरेक्टर है वो 25% है और यहां जो p कैरेक्टर है वो आपका 33.33% है। और जहां p कैरेक्टर ज्यादा होता है वो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक एक सेंटेंस आप समझ लेना ध्यान से, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहां पे जो बॉन्ड होगा, यहां पे जो बॉन्ड होगा वो उतना पोलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे sp3 है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस कार्बन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, पोलैरिटी आ जाएगी। लेकिन ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर हम इस कार्बन और इस कार्बन में कंपैरिजन करते हैं तो इस कार्बन के कंपैरिजन में ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी, बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो बॉन्ड जो है यहां हेलो अरीन्स में स्ट्रॉन्गर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। आप ये बात समझ लो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से भी हमने देखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। बात वही है, यहां पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है पी कैरेक्टर बढ़ने की वजह से। कार्बन यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? इसके बाद पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड, जो हेलो एरीन में कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, यहां जो पोलैरिटी है वो कम है, उतना पोलर बॉन्ड यहां पे नहीं है। ये चाहे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देख लो और चाहे जो पीछे वाला रीजन है जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस पे देख लो। ठीक है, जो बॉन्ड की पोलैरिटी है वो इतनी नहीं है, और जब बॉन्ड की, अब यहां पे पॉइंट नोट करो, जब बॉन्ड की पोलैरिटी इतनी नहीं होगी तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो जिस तरह से हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन को हटा देता था, हेलो अरीन्स में उस तरह की रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, उस तरह के रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन रीजन हैं जिनकी वजह से जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता हेलो अरीन में।
और यही रीजन है कि जो हैलोअरीन्स हैं वो इजिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। समझ में आई थी बात? समझ में आई बात? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो उतना इजीली शो नहीं करते, ये रीजन है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, अब ये कंक्लूजन आ गया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल कम होती है हैलोअरीन्स की इन कंपैरिजन टू हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स में SN2 SN1 इजीली हो जाती हैं, लेकिन हैलोअरीन्स में इस तरह की रिएक्शंस बेटा इजीली नहीं देखी जाती। ठीक है ना, बहुत आसानी से नहीं होती। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हुई है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर आप कहोगे सर ये रिएक्शन कहां से हो गई? अभी आप कह रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशंस में, ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस में हम वो रिएक्शन कराते हैं। कैसे कराते हैं सर, कैसे कराते हैं? ये देखो, क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती। तो यहां पे आप देखो नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, ये लिया तब जाके रिएक्शन हुई है। तो क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां पे जो बनता है ये बनता हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, ये बेसिक कंपाउंड है सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसका कर देंगे एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट HCl डाल के क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन, एसिडिफाई कर देते हैं इसको, एसिडिफिकेशन। अब एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा, ये कंपाउंड क्या बना आपका, फिनॉल। अल्टीमेटली आप रिएक्शन देखो, अल्टीमेटली रिएक्शन देखो, Cl को OH माइनस ने रिप्लेस किया है, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, लेकिन बहुत आसान कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ये रिएक्शन होती है, इसलिए आसान रिएक्शन नहीं मानी जाती। और इसलिए रीजन पढ़ते हैं कि भी रिएक्शन क्यों नहीं होती, उसके रीजन हम बता देंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता मॉलिक्यूल, कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, और फिर ये रिएक्शन बताएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती, ड्रास्टिक कंडीशंस में, और मतलब एक तरह से अनफेवरेबल कंडीशंस में रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है जी, अब इस रिएक्शन को आसान कराने का क्या तरीका है? भाई ये कंडीशन तो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है, तो इस रिएक्शन को आसान कंडीशन, इस रिएक्शन की कंडीशन आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए क्या करें हम? तो हमने सोचना शुरू किया, कि भाई रिएक्शन जो हो रही है वो नॉर्मल कंडीशन में क्यों नहीं हो रही है, या इस कंडीशन में क्यों हो रही है? क्योंकि जो बॉन्ड है यहां पे जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल को अपने पास आने नहीं देता। क्यों नहीं आने देता भाई? क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसर है, न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियोफाइल को चाहिए क्या? न्यूक्लियोफाइल को चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजें हों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट चाहिए, ऐसी साइट नहीं है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको विड्रॉ कर लें। तो हमने यहां पे बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कराए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन से ग्रुप होते हैं? NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने देखो यहां ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, यहां हमने यहां देखो, यहां ऑर्थो पे लगाया और यहां पैरा पे, यहां दोनों ऑर्थो ऑक्यूपाई करा दी, यहां पैरा, लेकिन मेटा पे नहीं कराया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ऑर्थो और पैरा पे लगाने पे क्या फर्क पड़ता है ये आप देखो। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये आप ध्यान से देख लो, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही है।
ठीक है, मेटा पोजीशन पे कहीं भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो हमको इंट्रोड्यूस कराने हैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कहां ज्यादा है? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ज्यादा है, वहीं से विड्रॉ कर लो। ठीक है, एक नोट लिखा है यहाँ पे, ध्यान दो आप। It is to be noted that the presence of NO2 group at meta positions to the halogen does not affect the reactivity of the haloarine. क्यों? क्योंकि जब क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वो कहां डेवलप होता है? इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे। मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो जब मेटा पोजीशन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां लगाने का कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वहां पे आपकी हेल्प करने वाली हैं, ये वाली। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब यहां पे देख लो, एक NO2 ग्रुप हमने लगाया ऑर्थो पोजीशन पे, पहले टेम्परेचर 623 था, प्रेशर 300 ATM था, लेकिन अभी कंडीशन कुछ नॉर्मल हुई, 433 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, NO2 ग्रुप हटा देंगे बाद में। दूसरी बात, दो NO2 ग्रुप लगा दिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और तो पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई करा दी, कंडीशन और स्मूथ हो गई। ये देखो आप, सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, हुआ। अब अगर तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई करा दें भाई, तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई करा दो, तो वाटर के साथ, सिंपली वाटर के साथ आप उसको क्या करो, वार्म कर दो हल्का सा बस। ठीक है, आपकी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ऑर्थो पैरा पे इंट्रोड्यूस कराने का बेनिफिट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेलोबेंजीन में जो बेंजीन रिंग पे ज्यादा होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है, मेटा पोजीशन पे नहीं होती। कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई करेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के। ठीक है ना, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के? जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाली। ठीक है जी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ आ गई बात? ठीक है, अभी कहां पहुंच गए हम? यहां पहुंच गए, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी, ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरीन्स, ये इफेक्ट देख लिया हम, देख लिया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी कि बेंजीन रिंग में, हैलोअरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने देखनी है। अब ये देखो, हम अभी बात करते हुए आ रहे हैं कि भी हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन, स्पेशली क्लोरोबेंजीन ही आप ले लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो इजीली अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए ऐसी साइट, इलेक्ट्रोफाइल को तो चाहिए ऐसी साइट। लेकिन बस यहाँ पे एक बात समझ लो आप, कि जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाएगा कहां? यहां पे समझेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट बात है भी, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। देखो, हमारे पास ये है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है, ये एग्जिस्टिंग ग्रुप है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब कोई भी इनकमिंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आता है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल को पोजीशन डायरेक्ट करेगा वो कौन करेगा? जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है, क्लोरीन है, तो ये डायरेक्शन देता है। कौन डायरेक्शन देता है? ये डायरेक्शन देता है। अब ये क्लोरीन अगर प्रेजेंट है, हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये डायरेक्ट करेगा कि भाई इलेक्ट्रोफाइल तुमको कहां जाना है? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाना है। ये होता है इस ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, अगर हैलोजन ग्रुप की जगह, हैलोजन ग्रुप की जगह कोई इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट हो, NO2 ग्रुप आ गया,
तो NO2 ग्रुप क्या करता है? NO2 ग्रुप का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है? NO2 ग्रुप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को या इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेजता है, मेटा पोजीशन पे, मेटा। ठीक है, ये क्या हुआ? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ। ये क्या हुआ? ये मेटा डायरेक्टिंग हुआ। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है वो डायरेक्ट करता है इनकमिंग ग्रुप को कि भाई इस वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई आप कर सकते हो। इस तरह का माहौल वहां पे वो तैयार करके रखता है, इस तरह का एटमॉस्फेयर वो वहां पे तैयार करके रखता है। ठीक है, तो बात करते हैं हैलोबेंजीन में। हैलोबेंजीन में जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, स्पेशली अगर क्लोरीन की बात करें तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां आएगा? वो इलेक्ट्रोफाइल अगर रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो आपका आता है वो ऑर्थो पोजीशन पे आता है, इस तरह से पैरा पोजीशन पे आता है। ये Cl इस तरह से, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पैरा पोजीशन पे आएगा। पैरा जो प्रोडक्ट होगा ये ज्यादा अमाउंट में बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, यानी कि जो इसका अमाउंट होता है, यील्ड होती है, वो पैरा प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्लोरीन थोड़ा बड़ा ग्रुप होने की वजह से उसको आन देता है। क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ऑर्थो वाले को फिर भी क्या करता है, वहां पे हिंड्रेंस वो क्रिएट करता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन है, यहाँ पे रिजल्ट ये आया कि जो हेलोबेंजीन है, हेलोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल जब इंट्रोड्यूस होता है तो वो जो सब्सटेंट है वहां पे हेलोजन प्रेजेंट है वो उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजेगा। ठीक है, रिएक्शन की बात करें, चलो यहाँ पे और बात समझ में आ जाएगी। हेलोजनेशन, हेलोजनेशन में क्लोरीनेशन, ये हेलोजनेशन एनहाइड्रस AlCl3, ये लुईस एसिड है भाई, ये मैंने बात पहले ही बोल दी आपको, लुईस एसिड है। और ये जो लुईस एसिड है ये हैलोजन कैरियर का काम करता है। किसका काम करता है? हैलोजन कैरियर का काम करता है। ठीक है, अब रिएक्शन समझो पहले। रिएक्शन ये हो रही है आपकी, रिएक्शन ये हो रही है आपकी कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, डार्क में रूम टेम्परेचर पे। तो यहां पे जो आपको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करता है। यानी कि ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट हुआ और ये आपका पैरा प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट आपका ज्यादा अमाउंट बनता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। सेपरेशन वगैरह की बात कर सकते हैं, जो डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अभी प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के जो क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट होंगे, वो डिफरेंट होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो आप, यहाँ पे सिमेट्री है, एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बना, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना। यही सारी बातें बता दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हैलोजन कैरियर कैसे काम करते हैं ये भी देख लो आप। देखो क्लोरीन है, AlCl3 लुईस एसिड है, ये जो क्लोरीन है ये ऐसे जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड अनइक्वली अनइक्वली हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल AlCl4 माइनस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, क्लोरोनियम आयन। अब ये क्लोरोनियम आयन क्या करता है, क्लोरोनियम आयन बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, सॉरी क्लोरोबेंजीन है यहाँ पे। ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे दिखा दो आप, Cl और H।
ठीक है जी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये नेक्स्ट स्टेप में AlCl4 क्या करता है, AlCl4 माइनस इस हाइड्रोजन को लेता है, ये हाइड्रोजन वहां जाएगा तो ये एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेंगे। ये सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देख लो, उसकी मैकेनिज्म बहुत बढ़िया समझा रखी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूं। ये बन गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ये आपका AlCl3, AlCl4 है ना, AlCl3 और Cl माइनस और H प्लस, ये आपके बना लेंगे HCl, HCl, ठीक है ना। ये इसकी मैकेनिज्म भी हो गई, 3 स्टेप में मैकेनिज्म है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद यहाँ पे अटैक हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल का हेलोअरीन पे, और उसके बाद ये रिस्टोर ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई ना, यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी रीगेन करता वापस मॉलिक्यूल टू गेट स्टेबलाइज्ड, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो, बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, HNO3 है, H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं क्लोरोबेंजीन को, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है। प्रोडक्ट आपका ये वाला पैरा वाला मेजर रहेगा, ठीक है जी, समझ आई बात। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप, ठीक है, SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, सल्फोनेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होते हैं, क्लोरोबेंजीन एल्काइल हैलाइड स्पेशली मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे लिया, एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड के साथ रिएक्शन, ये मिथाइल ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को एल्काइलेशन कहते हैं, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन देख लो आप, एसाइलेशन, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, बहुत आसान रिएक्शन है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में एसाइल ग्रुप आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होता है। सारी जो रिएक्शन है सेम पैटर्न पे है, चाहे वो हेलोजनेशन है, चाहे वो नाइट्रेशन है, चाहे वो सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपके जो ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, जो न्यू इनकमिंग ग्रुप है, जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसके बेसिस पे रिएक्शन डिसाइड होगी, रिएक्शन क्या होगी आपकी, ठीक है जी। रिएक्शन विद मेटल्स, ये रिएक्शन हैलो एल्केन में भी पढ़ी है हमने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देखो आप, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैलोबेंजीन में भी होता है, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में, ये हमने पढ़ा कि एनहाइड्रस कंडीशन में यहाँ पे रिएक्शन होगी, है ना, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर होगा तो जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है वो आपका खराब हो जाएगा, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये सब कुछ सिखा रखा है, ठीक है, ये सब कुछ सिखा रखा है, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है हैलो एल्केन्स की, वहां सारा कुछ बताया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, फिटिक रिएक्शन, ये वुड रिएक्शन आप देखो, हैलो एल्केन में CH3Cl ट्वाइस Na CH3Cl, ट्राई ईथर, है ना, रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, तो मिथाइल ग्रुप इस तरह से कंडेंस हो गया, अटैच हो गया, ये देखो यहां पे भी ऐसे ही हो रहा है, यहां पे क्लोरोबेंजीन लिए सोडियम के साथ रिएक्शन, वहां ये वुड्स रिएक्शन है,
कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है, ये आपकी फिटिग रिएक्शन है। ठीक है, सेम पैटर्न, सेम फॉर्मेट। ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे ट्वाइस NaCl चला गया, ये बन गया आपका बाइफिनाइल, बाइफिनाइल बना। फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग, ये वुड्स रिएक्शन, ये फिटिग रिएक्शन। अब अगर इन दोनों रिएक्शन को मिला दें, वुड्स फिटिग हो जाएगी। कैसे मिला दे भाई? जो फिटिग रिएक्शन है उसमें से एक रिएक्टेंट ले लो, जो वुड्स रिएक्शन है उसमें से एक रिएक्टेंट ले लो, सोडियम के साथ रिएक्शन करानी है। आप देखो, तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ये हेलोबेन सॉरी जो आपका एल्काइल हैलाइड है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में से और फिटिग रिएक्शन में से एक एक ले लिया, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ? वुड फिटिग रिएक्शन। ठीक है, ड्राई ईथर में रिएक्शन होगी इस तरह से। ठीक है, क्या बनेगा? एल्काइल बेंजीन बनेगा, एल्काइल बेंजीन। यहां अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो मिथाइल बेंजीन बने। ये हुई वुड फिटिग रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये एक ही लेक्चर में आपका हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन भी, हेलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी। ठीक है बेटा, चल, थैंक यू सो मच।